नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ आनंद। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून और संविधान। देश के हर संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय की बात करती है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने हैं, बेहद अहम विषय है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होती है। वो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों में आम नागरिकों के लिए क्या महत्व है, इस बारे में बताएंगे। क्योंकि हम लोग आमतौर पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस बारे में कोई सवाल हो आपका तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और सवाल भी आपके जहन में हो, कानूनी सहायता किसी चीज में चाहते हो, कानूनी सलाह आप चाहते हो, तो हमारे साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ धीरज अग्रवाल जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। हमारे साथ आसिम कुमार सिंह हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। बहुत स्वागत दोनों लोगों का। शुरुआत धीरज जी आपसे कि हम लोग मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, संविधान में कहाँ इनका जिक्र किया गया है और क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं? जी देखिए, भारतीय संविधान में 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं जी। एक तो है मौलिक अधिकार, जो कि नागरिकों को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं जी। उसके बाद दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि राज्यों को नागरिकों के कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्यकारी करते हैं। और तीसरा है मूल कर्तव्य, जो नागरिकों को ये अपना जो उनका दायित्व है राज्य के प्रति उसके लिए सचेत करते हैं, उसके लिए रिमाइंडर की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जी। जहाँ तक मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो पार्ट 4 में है जी। और मूल कर्तव्य इन्हीं के साथ एक पार्ट 4A जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत की मूल कर्तव्य जो नागरिकों के हैं उनको संविधान में जगह दी गई है। जहाँ तक मूल कर्तव्यों की बात है जी, तो ये हमने USSR जो पहले सोवियत रूस हुआ करता था वहाँ से अडॉप्ट किए हैं। और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1976 में, एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, तो उन्हीं की सिफारिश के आधार पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसी के तहत 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ठीक है सर, क्या क्या और 10 कर्तव्य हैं जानेंगे आपसे। इस वक्त उड़ीसा से प्रदीप हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अपनी बात आप रखिए। सर, एक मैंने अभी बेनामा करवाया 1-2 महीने पहले। अपनी बात आप दोहराइए प्रदीप, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही हम तक। क्या सर? अपनी बात आप दोहराइए एक बार, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पाई। अच्छा, मैंने 1-2 महीने पहले अभी 7 बीघा का एक बेनामा करवाया था सर जी। तो 2 भाई थे, उनके 14 बीघा जमीन थी, 7-7 बीघा खाते में थी। मैंने एक भाई का पूरा हिस्सा 7 बीघा खरीद ली। अब एक दूसरा भाई उस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है कि मैं पूरे 14 बीघा जमीन की हमारे पिताजी वसीयत कर गए थे जी। अब उसमें हमारा बेनामा कैंसिलेशन डाल दिया उसमें, तो बेनामा कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं प्रदीप, क्या आप जब आपने खरीदी उससे पहले बंटवारा दोनों भाइयों के बीच में हो चुका था? नहीं, आपस में बंटवारा हो गया था, ये सरकारी बंटवारा नहीं हुआ था सर। ठीक है, नहीं रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, धीरज अग्रवाल साहब क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, ये जी उन्होंने कोई कैंसिलेशन का लगाया है तो वहाँ इनको अपने ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार है। जो भी यदि नहीं हुआ है उनका जो बता रहे हैं कि जो उन्होंने विल की है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। वो तो ये अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं ये भी उसमें फाइल कर सकते हैं और जहाँ पे भी कोर्ट में वो गए हैं, कमिश्नर के सामने गए हैं या सिविल कोर्ट जहाँ पे भी उन्होंने फाइल किया है, वहाँ ये अपने अधिवक्ता के द्वारा तथ्यों के आधार पर और लीगल पॉइंट्स के आधार पर अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। जी, लेकिन आसिम कुमार सिंह आप क्या सलाह देंगे? इनके पास लीगल रेमेडी क्या रहती है? क्या ऐसी स्थिति में बैनामा कैंसिल हो सकता है?
नहीं, ऐसी चीजों में बनाना, इनको जो आपने बताया जी। यही इनके पास है कि ये जाके वहां पे अपना जो है अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें उस कोर्ट में, और पहले तो कोर्ट इस बात को देखेगी कि वो जो विल है वो इन द आईज ऑफ द लॉ वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है जी, और वैलिड है, और दूसरे क्या और ग्राउंड्स हैं पनामा कैंसिल होने के, उन सब चीजों पे दे। और विल की वैलिडिटी पे पहले तो इनको प्रश्न उठाना चाहिए। अगर विल उठाना चाहिए, उस बारे में उनको ऑब्जेक्शन देना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक और है। अगर विल वैलिड नहीं है और दूसरे भाई का अधिकार था बेचने जी, का, जी, तब तो कैंसिल नहीं हो पाएगा इनका। ठीक है प्रदीप, तो आपको भी इस मामले में अगर आपको भी कानूनी रास्ता अपनाना ही होगा, एक अधिवक्ता के जरिए अपनी बात आप कोर्ट के सामने या जिस भी फोरम में वो गए हैं वहां रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त धौलपुर से मनोज हमारे दर्शक। मनोज, अपनी बात आप रखें। मनोज, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मनोज, लेकिन आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी, आपकी समस्या जानकर आपको बेहतर सलाह जरूर दी जाएगी। असीम कुमार सिंह, हम लोगों ने ये तो समझा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो संविधान में कहां निहित हैं, लेकिन कौन कौन सी वो ड्यूटीज हैं ये भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, ये बहुत सारी हैं जी, लेकिन जैसे कि आपने बताया 10 ड्यूटीज हैं जी। 10 में से आपको अपने संविधान के प्रति आस्था, रिस्पेक्ट और आस्था आपको रखनी पड़ेगी। भारतीय जो राष्ट्रीय झंडा उसके प्रति रखनी पड़ेगी, राष्ट्रगान के प्रति रखनी पड़ेगी, और जो भी हमारे आइडियल्स थे नेशनल स्ट्रगल के उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, और देश की स्वतंत्रता अखंडता के लिए जो है उसके लिए हमको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है कि अपने इन्वायरमेंट के क्लीन के लिए, अपनी लेक्स के लिए, अपने रिवर्स के लिए जो भी और जितने भी हमारी जो जैविक विविधता है उसकी रक्षा के लिए उसकी रक्षा के लिए हम बाध्य हैं। ये हमारी ड्यूटीज है कि उनकी हम रक्षा करें। जी, ठीक है सर। इसी तरह 10 हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे इन्वायरमेंट का जो इशू है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और बाकी तो हमारी ड्यूटी है ही है, नेशनल इंटीग्रिटी बिल्कुल। और संविधान का। मैं लौटूंगा सर आपके पास। धीरज जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो 10 ड्यूटीज हैं इनके अलावा भी 2002 में सन 2002 में एक नई ड्यूटी इसमें संविधान में जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत की सभी माता पिता या जो भी संरक्षक हैं उनको अपने बच्चे जो कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करना उनके लिए एक ड्यूटी की तरह उनको दायित्व सौंपा गया है। ये एक नई ड्यूटी 11वीं संविधान में जोड़ी गई है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं और जानना चाहूंगा धीरज जी आपसे कि जैसा कि फंडामेंटल राइट्स के लिए रहता है कि स्टेट बाध्य होता है अपने हर एक नागरिक को उसके फंडामेंटल राइट देने के लिए, हक दिलाने के लिए, क्या फंडामेंटल राइट्स के साथ, फंडामेंटल ड्यूटी के साथ भी ऐसे कंपल्शन है? क्या एक आम नागरिक बाध्य है उन हर ड्यूटी को फॉलो करने के लिए? देखिए, जहां तक कि भारतीय संविधान की बात है तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 4 पार्ट में दिए गए हैं, ये बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, ये जितने भी हैं। लेकिन जब हम अदर वे में देखते हैं या अदर जो और दूसरे अधिनियम हैं या सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे PIs पे जजमेंट्स हैं या अदर जजमेंट्स हैं, जब हम देखते हैं तो ये सारी लगभग सभी ड्यूटीज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन्फोर्सेबल हैं और साथ में ही इनको आप इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहना चाहूँगा, जैसे सर ने भी कहा कि जो एनवायरनमेंट वाला है ड्यूटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट है, जिसके तहत हम उनको संरक्षित करते हैं अपनी ड्यूटी को, और साथ ही यदि कोई इसका वायलेशन करते हैं तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी और है जिसमें कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके सम्मान के बारे में है। तो जैसे नेशनल एंथम है, तो अभी 2016 में आप लोगों को भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगान को गाया जाना चाहिए और उसका खड़े होकर सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये ड्यूटी भी एक तरह से बाध्यकारी कर दी गई है। ठीक है, अगर ड्यूटी का पालन नहीं होता है तब क्या होता है ये भी समझूंगा मैं आपसे। इस वक्त छत्तीसगढ़ से स्मृति हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। स्मृति, अपनी बात आप रखिए। स्मृति, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी, अपनी बात आप रखिए। हाँ, दान में दिया हुआ जमीन है सर नाना जी के यहाँ से,
जी उस जमीन स्मृति, आपकी शुरुआती बात हम तक पहुंच नहीं पाए कुछ तकनीकी खामी के चलते, अपनी बात दोबारा रखिए आप। सिर्फ दान पत्र में दिया हुआ जमीन है सर, नाना जी के यहाँ से। जी तो वो उसमें 3 भाई हैं सर, उसमें सेकंड नंबर वाले भाई को दिया गया था। अब उसको कुछ दिन के बाद में वो कुछ बैंक से कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो मम्मी के नाम से मतलब वो कर दिए, मतलब उसके नाम से हो गया जमीन, मम्मी के नाम से। और उसके बाद उसकी मम्मी की डेथ हो गई सर, और आज ये चाह रहे हैं कि सभी भाइयों में बंटवारा हो। तो ये संभव है क्या सर? ठीक है, दान में वो जमीन दी गई। इसमें तो उसके लिए पहले देखना होगा कि जो डोनेट किया गया या कैसे भी जो किसी भी तरीके से जो ट्रांसफर किया गया जमीन का, उसमें क्या शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, क्या नियम शर्तें उसमें रखी गई हैं। लेकिन धीरज अग्रवाल, मैं जानना चाहूंगा कि अगर ऐसे में कोई दान में किसी को जमीन देता है तो क्या संभव है कि वो बाकी लोगों में बंट जाए? नहीं, देखिए, यदि कोई भी नहीं, अगर दान पत्र में दिया है, हाँ, दान के बारे में एक बहुत सीधी सी दान बात पत्र में अगर वो आसिम जी, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास, धीरज जी से मैं बात कर लूं, उसके बाद मैं वापस लौटूंगा आपके पास। देखिए, दान के बारे में बहुत सीधी सी बात है कि जो एक बार दान कर दिया जाता है वो दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। गिफ्ट ऑलवेज ए गिफ्ट। लेकिन दान किस तरह से किया गया है, देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी है, दान केवल उसी का कोई कर सकता है जो कि उसकी खुद की हो, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को दान नहीं दिया जा सकता। साथ ही वो लीगल होना चाहिए कि भाई वो रजिस्ट्री के थ्रू दान हुआ है, जो गिफ्ट एक्ट है उसके अंतर्गत दान किया गया है, या किस तरह से, क्या कोई उसके अंदर बिल है केवल। तो ये लीगलिटी उसकी चेक करनी पड़ेगी कि जो गिफ्ट इनको की गई थी इनकी मदर को, उसकी क्या लीगलिटी है। यदि वो लीगल है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। जो भाई हैं वो आपस में उसको बंटवारे के लिए नहीं जा सकते। लेकिन यदि कहीं पे भी कोई इस तरह का है कि वो लीगल नहीं है या केवल डॉक्यूमेंट है या ऑरली कही गई है, तो उसके लिए फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि किस तरह से उसका बंटवारा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जी, ठीक है। असीम कुमार सिंह, अपनी बात आप रखिए सर, क्या आप समझाना चाह रहे थे इस मुद्दे पर? नहीं, जो आपने वही पूरी बात कह दी जी। वही बात। दान पत्र, अगर दान पत्र रजिस्टर्ड है और गिफ्ट डीड, जिसको कहते हैं गिफ्ट डीड है, अगर वो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है तो उसको, तो उसके आधार पे अगर उन्होंने जिसके पास है गिफ्ट डीड, वो संपूर्ण मालिक है उस प्रॉपर्टी का, और वो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी का, अगर वो ड्यूली रजिस्टर्ड है गिफ्ट डीड। ठीक है, मैं समझता हूँ स्मृति आपको बेहतर सहायता मिली है आपके इस शंका के बारे में, सवाल के बारे में। कोई और जानकारी आप चाहती हैं तो वापस आप हम तक जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। असीम कुमार सिंह, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना एक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है, लेकिन एक साथ ही साथ एक फंडामेंटल राइट भी है कि राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट। तो अगर एक व्यक्ति पर्यावरण को गंदा करता है तो न सिर्फ अपने कर्तव्यों का वहन नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे के जो अधिकार है उनका भी हनन कर रहा है। तो ऐसे मामले में अगर शिकायत की जाए तो किस आधार पर की जाए कि कोई व्यक्ति अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनका पालन नहीं कर रहा, या किसी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसको मिल नहीं रहे? देखिए, इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स अपने कहा है कि जब किसी भी एक्ट को डिफाइन करना होगा तो उसको डिफाइन करने में उसकी राइट्स, अगर कोई राइट्स को अपने लेके जा रहा है जी, तो उसकी ड्यूटीज का भी वही इंटरप्रिटेशन होगा। जैसे किसी फॉरेस्ट लैंड पे, किसी जगह पे आप ये क्लेम नहीं कर सकते, वहां पे आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं निभा सकते। वहां कोर्ट्स चाहे तो आपकी ड्यूटीज बताते हुए उसको आपके जो राइट्स है, प्रॉपर्टी राइट्स है या अदर जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उनको कर्टेल कर सकती है आपकी ड्यूटी से कॉन्टेक्स्ट में। तो जहां पे आपकी ड्यूटीज निर्धारित है, वहां पे आप एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स का क्लेम नहीं ले सकते हैं। ठीक है। धीरज जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्र चिन्ह का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, मसलन उदाहरण तो जो आपने दिया कि हर एक सिनेमा घरों में शुरुआत में राष्ट्रगान चलेगा और सभी लोगों को खड़ा होना होगा, कोई खड़ा नहीं होता है, राष्ट्रगान का अपमान करता है, तो उस संबंध में क्या कोई शिकायत कर सकता है? कहाँ कर सकता है, कैसे कर सकता है? देखिए, सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ श्याम नारायण चौक से जी, जिसके केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि सभी सिनेमाघरों में, बहुत समय पहले से ही होता आता है, मैंने भी देखा है कि पहले हुआ करता था, तो सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को बजाया जाना चाहिए और सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। जहाँ तक उसके दंड की बात है तो उसमें दंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन चूंकि ये किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान
इंडियन पैनल कोड के तहत जो है वो दंडनीय है। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जो कर्तव्य हैं उनके खिलाफ दंड नहीं दिया जा सकता। अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत जो ये हमारी ड्यूटीज हैं इनको भी एनफोर्सेबल बनाया गया है। जैसा भी सर जिक्र कर रहे थे एक केस का, वो केस मुझे याद है, वो एम्स स्टूडेंट यूनियन का एक केस हुआ था सन 2001 में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज भी इक्वली हमारी इंपॉर्टेंट हैं जी। उसके तहत भी हम कोर्ट जा सकते हैं, उसके तहत भी हम किसी को भी एनफोर्स कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले मैटर में कहा था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट केस हुआ, वो केस हुआ था एमसी मेहता वाला। जैसे अभी बताया, एमसी मेहता बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, सभी लोग जानते हैं, एडवोकेट्स तो जानते ही हैं। एमसी मेहता वाले केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर हुआ कि जो शिक्षा का अधिकार है, जैसे शिक्षा से रिलेटेड, तो उन्होंने केंद्र सरकार को निर्देशित किया था इसके अंतर्गत कि सभी शिक्षण संस्थान जितने भी देश के हैं उनमें सप्ताह में एक दिन, कम से कम 1 घंटा पर्यावरण संरक्षण के आधार पर कोई ना कोई शिक्षा संबंधित कार्यक्रम किए जाने चाहिए, जो कि नहीं किए जाते। हम देखते हैं लोगों को पता ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस को पता ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक हो कि वो सप्ताह में कम से कम 1 दिन जरूर पर्यावरण के संबंध में शिक्षा प्रदान अपने में किया जाए। गलत नहीं हो तो जी जी ठीक है। इस वक्त रणवीर जुड़ चुके हमारे साथ हरियाणा से हमारे दर्शक। रणवीर, अपनी बात आप रखिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए। सर, मैंने 3 कनाल 16 मरना का म्याना करवाया था जी, और सर म्याना करवाने के बाद में उसने मेरे को रजिस्ट्री नहीं कराई जी जमीन की जी। और रजिस्ट्री नहीं कराने पर सर मैंने तहसील में जाकर के हाजिरी नोट लगा दिया और उसने जब भी रजिस्ट्री नहीं कराई नहीं वो आया। फिर उसके बाद में सर मैंने कोर्ट में केस डाल दिया और केस डालने के बाद में सर वो अभी भी रजिस्ट्री उसने हाथ पैर भी जोड़े नहीं करवाई और वो बोल रहा है कि अब तूने ये बोला, मैंने तो साइन नहीं करे। उसकी बहन ने भी म्याना करवाया था और उसके भाई ने भी। तो बोला मैंने ये म्याना करवाया नहीं, ये बोला मेरे साइन है ही नहीं। तो आपने उनसे जमीन खरीदी थी कि आपने उनको जमीन बेची थी? सर, आपने, आप कौन सी पार्टी से हैं सर? आपने खरीदी कि बेची हुई? मैं खरीदने वाली पार्टी से हूँ सर। अच्छा, हाँ। तो सर वो बोल रहा है कि अभी उसने केस कर दिया कि मेरे ऊपर की मैंने ये साइन की ही नहीं और उसकी बहन की भी। तो बैनामे के वक्त में कोई गवाह था आपके पास? हाँ सर, गवाह थे मेरे पास 2। जी ठीक है। और आपके पास जो बैनामे कागज है उसमें साइन है उस व्यक्ति के? हाँ सर, नौकरी से अटेस्टेड करा रखे हैं, उसकी बहन की भी साइन है सर और उसकी भी साइन है, दोनों की। और जमीन उन्हीं लोगों के नाम थी? मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो इंग्लिश में साइन ही नहीं करता। और जमीन उन्हीं लोगों के नाम थी? करे सर, जमीन उनके नाम है, दोनों बहन भाई के सर। जी ठीक है। आसिम कुमार सिंह, क्या सलाह इनको देंगे, क्या करें इस वक्त पर? आप जैसा कहा, आपने कोर्ट में मुकदमा डाल ही दिया है उसमें जी। तो उस कोर्ट मुकदमे में आप बस आप और आपके वकील साहब ने उसमें जो प्रेयर मांगी होगी कि उनको इन्फोर्स किया जाए, वो बैनामा एग्जीक्यूट करे। तो हाँ, तो इसकी तो आपको वही वकील साहब की सलाह के अनुसार आप चलिए जी। और अगर वो ये क्लेम लेके आ रहे हैं कि हमारा साइन नहीं है, तो ये कोर्ट में ये प्रूफ होगा, आप प्रूफ करिए इनके साइन है। और वो कहे कि हमारे साइन नहीं है तो सब्जेक्ट ऑफ एविडेंस है, इसके बारे में कोर्ट निर्णय लेगी। आपने मुकदमा दाखिल ही कर दिया है, अब आप मुकदमे को अच्छे से लड़िए और वहां पे अपने तथ्यों को प्रस्तुत करिए जी। लेकिन धीरे धीरे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि और कोई व्यक्ति अगर एक बार बैनामा करके कहे कि साइन मेरा नहीं है, तो क्या ये धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज भी करा सकता है? देखिए, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जिक्र नहीं हुआ है अभी तक जी। बैनामे के समय भी कोई राशि दी जाती है, तो वो जो धनराशि दी गई है, क्या वो चेक के थ्रू दी गई है या कैश दी गई है या किस माध्यम से दी गई है, वो भी एक अपने आप में पर्याप्त सबूत होता है। तो उसमें ये भी देखना होगा इनको कि वो किस तरह से दी है। और जहां तक धोखाधड़ी का सवाल है, तो यदि उन्होंने धोखाधड़ी करी है तो वो उनके जो हस्ताक्षर हैं वो प्रूव कोर्ट में वो कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स आते हैं, वो चेक करके बता सकते हैं किसके हस्ताक्षर है किसके नहीं है। या जैसे सर ने अभी बताया कि अपने गवाहों के द्वारा वो अपने केस को मजबूती से प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ रणवीर बेहतर सहायता मिली है आपको। बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया धीरज अग्रवाल जी और आसिम कुमार सिंह इस चर्चा में शामिल होने के लिए और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दर्शकों को बताने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन की हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपको एडुकेट करें,
कानून के बारे में, कानून की धाराओं के बारे में और आपके जो अधिकार हैं उनके बारे में। इस संबंध में कोई भी कैसी भी कानूनी दिक्कत आपके सामने आती है, किसी भी क्षण आपको किसी भी कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।